सो हेलो माय डियर कॉम्यून्स, कैसे हो यार आप सभी। उम्मीद है कि मस्त होंगे, झकास होंगे, बिंदास होंगे, हमेशा की तरह आजाद होंगे, मुस्कुराते हुए बहुत ही प्यारे क्यूटी पाए से लग रहे होंगे। तो इस उम्मीद के साथ शुरू करेंगे आज की क्लास। बहुत दिनों बाद मिले हैं हम और आप, राइम भी तो बनाना जरूरी है। तो अपने को भी आए हो, क्या खास लाए हो। तो देखिए मैं आपके लिए डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म का लेक्चर लेकर आ गया हूं, जो कि मास्टर सीरीज है। इसमें हो सकता है डीके गोयल से रिलेटेड सवाल होंगे, या टीएस गेवाल जी से रिलेटेड सवाल होंगे, या फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होंगे। ये सब क्वेश्चंस इस तरीके से सिलेक्ट किए गए हैं कि ज्यादा चांसेस हैं कि बोर्ड में इसी टाइप के सवाल आए और आपको बन जाए, है ना। इससे बाहर कुछ भी आना नहीं चाहिए। अगर मान लीजिए कुछ बाहर आ भी जाए तो प्लीज आपको ध्यान रखना है, आपको फोकस लर्निंग पे करना है, क्योंकि क्वेश्चन के फिगर ही बदलेंगे, हो सकता है नाम बदलेंगे, तरीके तो यही रहेंगे। ठीक है जी। अच्छा, अब ये सीरीज जो है ये डेडिकेटेड है क्वेश्चंस के लिए कि आप पढ़ के आ चुके हैं, बेसिक्स आपके क्लियर है। यहां पर हम आपको क्वेश्चंस कराएंगे। क्या कराएंगे? क्वेश्चंस कराएंगे, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। तो कोशिश ये कीजिए कि ऑफ कोर्स ये वीडियो है ना, तो मेरे को तो सॉल्व कराना ही है, मगर मैं जब आपको टाइम दूं तो आप खुद भी इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। जैसे कि मैं यूं हटूंगा, क्वेश्चन आपके सामने होगा, वीडियो पॉज कीजिए, खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर सॉल्यूशन देखिए। इससे आपकी ज्यादा अच्छी प्रैक्टिस होगी, आपको ज्यादा अच्छा कॉन्फिडेंस मिलेगा। ओके, ठीक है जी। तो शुरू करें, चलिए तो शुरू करते हैं। तो जैसे कि चैप्टर का नाम है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, तो थोड़ा सा बेसिक में आपको रिलेशन अकाउंट के बारे में बता देता हूं कि इसमें रिलेशन अकाउंट बनाया जाता है। जब आप रिलेशन अकाउंट बनाते हो तो जो चीजें आपको ध्यान रखनी है वो क्या है? जब आप रिलेशन अकाउंट बनाते हो तो जो चीजें आपको ध्यान रखनी है वो क्या है? सबसे पहली बात तो भैया इधर पर आपके टू सन्ड्री एसेट्स आते हैं। ठीक है जी, टू सन्ड्री एसेट्स आते हैं एक्सेप्ट बैंक, है ना। मैं मान के चल रहा हूं आपको ये बात याद होगी, एक्सेप्ट कैश एंड बैंक। और भी चीजें होती है, शॉर्ट में समझा रहा हूं इसलिए मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, सिर्फ एक्सेप्ट बैंक या फिर कैश। ठीक है, आपकी इस साइड पर बाय में आउटसाइड लायबिलिटीज आती हैं। ठीक है, ओके जी, याद आ गया ना, क्योंकि अपन ये क्वेश्चंस बनाएंगे करेंगे, तो इसलिए यहां पर अपने को मैंने लिख दिया। आउटसाइड लायबिलिटीज में आपके बिल्स पेबल, है ना। रिजर्व्स, जैसे कि मान लीजिए यहां पर कोई चीज माइनस हुई है, प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट है, तो वो इधर आता है ना। डेटर फुल अमाउंट में आता है, वो इधर आता है। तो ये सारी चीज आपको याद होंगी, मैंने मोटा मोटी लिखा है। ओके, देन उसके बाद क्या होता है, ये चीज या तो पे होंगी या तो कोई पार्टनर लेकर जाएगा। और अगर कुछ नहीं कहा गया हो तो लायबिलिटी के केस में अगर कुछ नहीं कहा गया तो जो भी आपकी आउटसाइड लायबिलिटी थी उसका भैया जी फेस वैल्यू पे ही पेमेंट आपको करना पड़ेगा। तो यहां पे मैं लिख दे रहा हूं टू बैंक, ठीक है, लायबिलिटी पे ऑफ। ओके जी, अगर बोला गया है तो जिस प्राइस पे बोला गया है उस प्राइस पे, अगर नहीं बोला गया है तो जो वैल्यू मिली है उसी पर, याद है ना। फिर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अगर किसी पार्टनर ले लिया तो उसका नाम। फिर एक और चीज होती है टू बैंक में अपन लिखते हैं या कैश में जैसे पे किया गया हो, रियलाइजेशन एक्सपेंस, ये हमको याद रखना पड़ता है। ठीक है जी, रियलाइजेशन एक्सपेंस आपको एडजस्टमेंट के अंदर गिवन होता है। ओके भैया जी, फिर यहाँ पे बाय आउटसाइड लायबिलिटी के साथ रिजर्व्स भी आ जाते हैं आपके, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व ये भी आ जाता है। अगर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है और उस पर क्लेम है तो फिर आता है, अदरवाइज पार्टनर में बढ़ता है। मुझे उम्मीद है कि थ्योरी आपकी क्लियर होगी, है ना। नाउ फिर यहाँ पर भैया जी बाय बैंक, यहाँ पर एसेट रियलाइज्ड होता है। ओके जी, याद आया सबको, यहाँ पे क्या होते हैं, एसेट्स रियलाइज्ड। लेकिन भैया एसेट्स कोई ले भी जा सकते हैं, हाँ, पर उसमें से कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है। अगर एसेट में भैया जी कोई टेंजिबल एसेट है और उसके बारे में कुछ नहीं दिया तो आप मानोगे कि जो उसकी बुक वैल्यू है उसी में वो रियलाइज हुआ है। ठीक है, अगर कोई एसेट में टेंजिबल एसेट है और उसके बारे में यहां पर तो दिया हुआ है, यहां पर तो वो है, मगर क्वेश्चन में नहीं बताया कि उसको लिया या दिया या क्या किया, तो पहले के जमाने में हम उसको मानते थे कुछ नहीं किया। अब अगर वो टेंजिबल एसेट है तो बुक वैल्यू लेंगे उसकी। अगर भैया इंटेंजिबल एसेट है, ध्यान रखिएगा मैं यहां एरो लगा के आपको बता रहा हूं कि ये किस पॉइंट के लिए है ना, कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, तो इंटेंजिबल अगर एसेट्स है और उसके बारे में कुछ नहीं बताया तो हम उसे निल लेंगे। ठीक है जी, अगर यहां पर कोई इंटेंजिबल एसेट है और उसको बेचा खरीदा, कितना पैसा मिला बिला कुछ नहीं बताया हुआ है, तो भैया जी निल लेंगे। लेकिन अगर यहां पे लिखी हुई चीज टेंजिबल एसेट है, इंटेंजिबल जैसे पेटेंट, गुडविल, ट्रेडमार्क्स, टेंजिबल यानी कि प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, ठीक है जी, कंप्यूटर, ये सारी चीजें, तो एसेट रियलाइज्ड।
बाय बैंक करके आ जाएगा, यहाँ पे उनके नाम आ जाते हैं। फिर भैया हो सकता है भैया जी बाय पार्टनर्स, क्योंकि एसेट पार्टनर भी ले जा सकते हैं, तो बाय पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है जी, याद रखिएगा अगर कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी थी तो वो भी अगर पे कर रहे हो तो इसी के अंदर आती है ना, इधर नहीं आती है, इधर आती है। ऐसे ही कोई अनरिकॉर्डेड एसेट होता है, उससे आपको कोई रियलाइजेशन मिला तो वो इधर आ जाएगा बैंक में, और अगर उसको पार्टनर ले गया तो पार्टनर का नाम रहेगा, है ना। ये सारी चीजें आपको याद होंगी। फिर वो आ जाएगा यहाँ पर। फिर आ जाता है बाय, अगर भैया लॉस हो गया तो लॉस ऑन रियलाइजेशन इस साइड आएगा। ठीक है, और फिर यहाँ पे पार्टनर्स के नाम आ जाएंगे। और अगर भैया प्रॉफिट हो गया तो टू प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन या गेन ऑन रियलाइजेशन। ठीक है, वो यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पार्टनर के नाम आ जाएंगे। और ये किस में बटेगा भैया? ओल्ड रेशियो में बटेगा। ये किस में बटेगा भैया? ओल्ड रेशियो में बटेगा। ठीक है जी, ये इनकी टोटलिंग आ गई। ये हमारा रियलाइजेशन अकाउंट होता था। कौनो दिक्कत है? उम्मीद है आप कहोगे ना, है ना। चलिए, तो भैया ये रियलाइजेशन अकाउंट था। अब रियलाइजेशन अकाउंट्स में मोस्टली ये पाया गया है कि कई बार आजकल क्वेश्चंस, क्योंकि 6 नंबर का आता है, तो जर्नल एंट्री अगर उन्होंने एडमिशन, रिटायरमेंट या डेथ से नहीं पूछी है तो इस चैप्टर से काफी चांसेस होते हैं जर्नल एंट्री के आने के। इसीलिए अपन जर्नल एंट्री से शुरू करेंगे। जब भी आपको जर्नल एंट्री मिलेगी तो मोस्टली ये पाया गया है कि उसका मेन उद्देश्य यहीं पर रहता है, यानी वो रियलाइजेशन अकाउंट के बेसिस पे आपसे पूछ रहे हैं। याद रखिएगा, क्या? रियलाइजेशन अकाउंट के बेसिस पे आपसे पूछ रहे हैं। ओके, मोस्टली ऐसा रहता है, अदरवाइज क्वेश्चन आपको स्पेसिफाई कर देगा कि किस बेसिस पे वो आपसे एंट्री मांग रहे हैं। पर याद रखिएगा, नॉर्मली उनका रियलाइजेशन ही फोकस में होता है। ठीक है, यही हमें बनाना है। फिर पार्टनर्स कैपिटल तो आपने अभी, क्योंकि ऋषभ सर ने पढ़ा दिया है, तो आपने एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ देख लिया होगा, तो कैपिटल अकाउंट आप वहां से सीख ही लोगे, है ना। बैंक अकाउंट हमें बनाना आता है, पहले से ही सीखा हुआ है। ओके, तो ये 3 अकाउंट्स इसमें होते हैं। अगर कोई लोन है तो फिर लोन अकाउंट भी बनता है। ठीक है जी, डन है। और वो भी किसका लोन? पार्टनर का लोन, क्योंकि अगर पार्टनर के किसी रिलेटिव, इनफैक्ट उनके स्पाउस का भी होगा, तो वो आउटसाइड लायबिलिटी के अंदर ही आता है। ओके जी, तो शुरू कर दें सरकार। ले आऊं पहला सवाल? उम्मीद है आप कह रहे हो हाँ जी इसीलिए तो आए। तो चलिए फिर सबसे पहला सवाल, आप आराम से इसकी फोटो खींच सकते हो। ठीक है, खुद से करोगे तो ज्यादा मजा आएगा। बेटर ऑप्शन यह है कि भैया यहीं पर वीडियो पॉज कर दो और फिर उसके बाद आगे बढ़ जाओ। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन शुरू कर रहा हूं। ओके, चलिए, तो क्वेश्चन 1 हमसे कह रहा है एल.एम. पार्टनर्स हैं इन अ फर्म, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:3। 28/2/2022 को फर्म उनकी डिसॉल्व हो गई आफ्टर ट्रांसफरिंग एसेट अदर देन कैश एंड आउटसाइडर्स लायबिलिटी टू रियलाइजेशन। उन्होंने बाकी चीजें रियलाइजेशन में भेज दी। हमने कहा ओके, यू आर गिवन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ये हमें इंफॉर्मेशन दी हुई है। ये हमसे बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं भैया? पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द अबव ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ फर्म एज्यूमिंग दैट ऑल पेमेंट्स वर मेड बाय चेक। एज्यूमिंग दैट ऑल पेमेंट्स वर मेड बाय चेक का मतलब क्या हुआ? बैंक बैंक बैंक, कैश का नामो निशान नहीं। हमने कहा ठीक है भैया जी। देखिए, अ क्रेडिटर फॉर रुपीज 1,40,000 के क्रेडिटर थे। उन्होंने बिल्डिंग को एक्सेप्ट किया 1,80,000 में। ठीक है भैया जी, 1,80,000 की बिल्डिंग की वैल्यू थी, उन्होंने एक्सेप्ट कर ली। हमने कहा ठीक है भैया जी। और उन्होंने पे किए फर्म को 40,000 रुपए। उन्होंने पे किए फर्म को 40,000 रुपए। अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे तो दिखेगा कि भैया क्रेडिटर की वैल्यू 1,40,000 और एसेट दे दिया हमने उसे 1,80,000 का। बड़ी नाइंसाफी हो गई। हमें क्रेडिटर को तो सिर्फ 1,40,000 देने थे, हमने 1,80,000 क्यों दे दिए? तो फिर भैया सेकंड लाइन में बोला गया है कि भैया उन्होंने, क्रेडिटर ने, क्योंकि 1,80,000 की एसेट को लिया, बिल्डिंग 1,80,000 की है उसको लिया, इसीलिए 40,000 रुपए एक्स्ट्रा चुकाए। तो अब बात ये आती है भैया एंट्री किसकी करें? क्या क्रेडिटर और बिल्डिंग की एंट्री करें? तो देखो, एक नॉर्मल दिमाग आपसे क्या कहेगा, समझना बात को, अगर अभी तक नहीं पढ़ा है तो। नॉर्मली दिमाग ये कहेगा कि भैया क्रेडिटर आपका डेबिट जाएगा, बिल्डिंग आपके पास से जा रही है तो बिल्डिंग भैया आपका डेबिट जाएगा, है कि नहीं? यही दिमाग कहेगा आपसे, है कि नहीं? लेकिन यहीं पर आपको समझना है कि भैया ये रियलाइजेशन अकाउंट की बात कर रही है और यहां पर एक कॉन्सेप्ट होता है, और फिर 1,40,000 और 80 का चक्कर पड़ जाएगा, 1,80,000 का, तो आप कंफ्यूज जाओगे। तो यहीं पर एक कॉन्सेप्ट आता है कि जब भी एसेट रियलाइज होगी और लायबिलिटी, मतलब आपस में सेट ऑफ होगी, रियलाइज नहीं कहना चाहिए, जब एक लायबिलिटी एक एसेट के साथ सेट ऑफ होगी तो उसकी नो एंट्री। क्या बोला? उसकी नो एंट्री। यानी कि भैया यहां पर हमारे पास सॉल्यूशन स्टार्ट होगा और सबसे पहली एंट्री क्या होनी चाहिए? तो सबसे पहली एंट्री क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट। एक मिनट, पैसा आपको रिसीव होगा, सॉरी, है ना, क्रेडिटर्स ने आपको पैसे दिए हैं तो आपको रिसीव होगा, तो कैश आएगा। ठीक है जी, कैश आएगा, सॉरी 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 सॉरी, ठीक है। तो कैश की जगह आप क्या वर्ड यूज करोगे? बैंक वर्ड यूज करोगे, बैंक अकाउंट
डेबिट टू क्रेडिटर, ठीक है। क्रेडिटर का नाम नहीं दिया हुआ, अ क्रेडिटर लिखा हुआ है, तो ए क्रेडिटर का नाम नहीं है, अ है, मतलब कि एक क्रेडिटर, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 40K, ये आपका आ जाएगा 40K, ठीक है, क्योंकि आपको पैसे रिसीव हो रहे हैं। अब भैया वो 1,40,000 कहाँ गया, तो उसी की बात देखो यहाँ कर देता हूं मैं, इसमें 6 हो जाएंगी क्या, चलो नेक्स्ट पेज में कर लेंगे, ज्यादा होगा तो यहाँ समझा देता हूं मैं आपको। तो देखिए भैया जी, जब आपने क्रेडिटर था 140K का और आपने बिल्डिंग दिया उसे 1,80,000, तो कितने का डिफरेंस है, 40K का। ये क्रेडिटर हमें देगा, तो जाहिर सी बात है एंट्री 40K से होगी, क्योंकि 140 के तो सेटअप हो गए, 140 के तो सेटअप हो गए, तो बचे 40 के। उसके लिए उन्होंने बोला कि भैया 40,000 उन्होंने पैसे पे किए, तो पैसे हमें मिले, तो भैया बैंक बढ़ा तो डेबिट, और क्रेडिटर हमारा क्रेडिट हो जाएगा, वेरी सिंपल, ठीक है। नाउ सेकंड, अच्छा, क्या आप में से किसी के मन में आया कि भैया क्रेडिटर अगर मैं से पैसे दे रहा है, तो क्रेडिटर तो भैया अगर हमें पैसा दे रहा है, तो एक बात बताइए, क्रेडिटर तो कम होगा ना, तो क्रेडिटर डेबिट में नहीं जाएगा क्या। तो ध्यान से समझिएगा, जब आप ये वाली एंट्री कर रहे होंगे तो आपका क्रेडिटर डेबिट ही तो गया होगा, और ये 1,80,000 ले गया, तो अब आपका क्रेडिटर थोड़ी रहा, वो एक्चुअली में डेटर बन चुका होगा, क्योंकि आपके 180 का सामान ले गया 140 देकर, तो 40,000 उस पर उधार है, और जिस पर आपका उधार होता है एक तरीके से वो डेटर होता है। पर अपन यहाँ क्रेडिटर क्यों नाम दे रहे हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में यहाँ क्रेडिटर लिखा हुआ है इसलिए, ठीक है जी, ओके जी, ओके, क्लियर है जी, ठीक है। नाउ अब पॉइंट आता है कि भैया जी यहां पर जो मैंने आपको बताया था कि यहां पर जब आप एंट्री करोगे, तो एंट्री किस बेसिस पर करोगे, बताइए किस बेसिस पर करोगे। आपका बेस हमेशा रियलाइजेशन रहेगा, आपका बेस हमेशा क्या रहेगा, रियलाइजेशन रहेगा, ठीक है जी। इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि यहां पर अगर आपने ये एंट्री भी की तो भी क्या हो जाएगी, मिटा ही दूं क्या, अच्छा कट ना करूं, मिटा ही देता हूं, ठीक है। तो आपको ये एंट्री यहां से हटानी पड़ेगी, और यहां पे क्या लिखना पड़ेगा, रियलाइजेशन। भैया ऐसा क्यों, क्रेडिटर क्यों हटा रहे, क्योंकि भैया अब आपकी बुक्स पूरी क्लोज हो रही हैं, तो जो कुछ भी होगा रियलाइजेशन के बेसिस पर होगा, जो कुछ भी होगा रियलाइजेशन के बेसिस पर होगा। बच्चे यही गलती करते हैं, इसीलिए मैंने ये आपको ऐसे दिखा दिया, ठीक है जी। प्लीज एंट्री में बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है, वो बार बार कहते हैं, बात को समझ लीजिएगा कि पहली बात तो भैया 140 का लायबिलिटी खत्म, 180 की वो एसेट ले गया, तो भैया 140 तो रिड्यूस हो गए, 40 के जो है वो क्रेडिटर के नाम पर गए। पर जब आप क्रेडिटर से पैसे रिसीव करोगे तो वो रियलाइजेशन अकाउंट में जाएंगे, इसलिए यहां क्रेडिटर ना लिखकर रियलाइजेशन आएगा, ओके, ठीक है भैया जी। चलिए अब देखो, जिनको ये बनता होगा उनको तो इजी लगेगा, जिनको नहीं बनता, जो कंफ्यूज होते हैं, ये मैंने उनके लिए बता दिया। नाउ सेकंड क्रेडिटर, अब कोई सेकंड क्रेडिटर है भैया, 30,000 एक्सेप्टेड मशीनरी वैल्यूड एट ₹28,000। अब भैया एक क्रेडिटर है जिसके पास 30,000 की है, ठीक है, मतलब हमें उसको 30,000 रुपए पे करने हैं, हमने उसको मशीनरी दे दिए 28,000 के। अब ध्यान देना भैया, ध्यान देना, फुल सेटलमेंट, क्या वर्ड लिखा गया, फुल सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम, यानी कि सेकंड केस। तो सेकंड केस में अगर आप ध्यान दोगे, मैं यहां करा दे रहा हूं, अगर आप ध्यान दोगे तो आपके मन में आएगा कि भैया अभी अभी ऊपर एक लॉजिक लगाया ना आपने, देखो क्रेडिटर हमारे 30 के थे और हमने उसको एसेट कौन सा दिया, मशीनरी दी है, मशीनरी हमने उसे 28 की दी, तो 28 तो भैया कॉमन है, तो इसको हटा दो, इसका तो कुछ नहीं करेंगे, पर 2K की तो एंट्री करो ना भैया, है ना, मन में आएगा। तो भैया एंट्री क्या हो जाएगी, इस बार क्रेडिटर की वैल्यू ज्यादा है, तो आपके मन में आ सकता है आप एंट्री करो क्रेडिटर टू बैंक, पर क्योंकि भैया क्रेडिटर का अपने को लिखना नहीं है, तो रियलाइजेशन टू बैंक, है ना। लेकिन यहीं पर आपको ध्यान देना है कि अगर फुल सेटलमेंट वर्ड बोला गया है, तो फुल सेटलमेंट का मतलब है कि हमने उसे 28,000 की मशीनरी दी, उसने कहा थैंक यू, मेरा उधार खत्म, यानी कि ये पूरा का पूरा खेल ही खत्म, तो 2,000 की बात ही नहीं होगी भैया। पर हमें इससे तो फायदा हो गया, हाँ जी फायदा हो गया, वो रियलाइजेशन अकाउंट का जब आप ये प्रॉफिट निकाल रहे होगे उस टाइम पे दिख जाएगा, इस प्रॉफिट के अंदर वो 2,000 इंक्लूडेड होंगे। पर अभी आपको एंट्री कुछ नहीं करनी, अभी आपको एंट्री कुछ नहीं करनी, क्योंकि फुल सेटलमेंट वर्ड हो गया, क्या हो गया, फुल सेटलमेंट वर्ड। अगर भैया ये वर्ड यहां ना होता तो क्या होता, तो भैया अगर ये वर्ड यहां ना होता तो क्योंकि इस बार क्रेडिटर का अमाउंट ज्यादा है, तो कंपनी को क्रेडिटर को 2,000 रुपए देने पड़ते,
कंपनी नहीं फर्म कहेंगे, पार्टनरशिप फर्म को क्रेडिटर को 2000 रुपए देने पड़ते, तो एंट्री क्या हो जाती, रियलाइजेशन टू बैंक, क्रेडिटर टू बैंक नहीं, रियलाइजेशन टू बैंक, क्योंकि हम रियलाइजेशन के थ्रू चल रहे हैं। पर इस केस में क्या हो जाएगा भैया, नो एंट्री बाबा, नो एंट्री, दिस इज रॉन्ग नंबर माय डियर कॉमियंस, रॉन्ग नंबर। ठीक है जी, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो दो टाइप के क्वेश्चन करा दिए, अब फटाफट नाउ थर्ड क्रेडिटर्स अमाउंटिंग टू रुपीज 70,000 एक्सेप्टेड 30,000। 70,000 के क्रेडिटर हैं, उन्होंने 30,000 का कैश एक्सेप्ट किया, ध्यान से देखिएगा, कैश एक्सेप्ट किया 30,000 का। इन्वेस्टमेंट ऑफ बुक वैल्यू रुपीज 45,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम, और 45,000, फिर से समझिएगा, और 45,000 का इन्वेस्टमेंट ले लिया। समझ रहे हो, थोड़े थोड़े डिफरेंसेस है, इन क्वेश्चंस को कर लिया तो इसके बाहर की चीजें नहीं आएंगी। तो देखिए क्या कहना चाहता है वो भैया, वो कह रहे हैं कि थर्ड क्रेडिटर है 70,000 का, ठीक है भैया जी, थर्ड केस की थर्ड एंट्री। अब भैया जी जो क्रेडिटर है वो कितने का है, 70,000 का है। तो भैया अगर क्रेडिटर हमारा 70,000 का है, मैंने उसे 30,000 पे कर दिए, तो भैया ये तो सिर्फ 40,000 का बचा। ठीक है, 40,000 का बचा। अच्छा, आप में से किसी के मन में आ रहा है कि भैया आप कह रहे थे कि एसेट जब इसमें सेट ऑफ होता है तो उसकी एंट्री नहीं होती, कैश या बैंक भी तो एसेट है। तो याद रखिएगा, हमें लास्ट में बैंक अकाउंट बनाना है ना। तो इसीलिए हम जब भी कोई डिफरेंस आएगा तो हम बैंक या कैश वर्ड यूज करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन ने कहा है मेड बाय चेक, इसलिए हम कैश नहीं वर्ड यूज कर रहे हैं, बैंक वर्ड यूज कर रहे हैं। ठीक है ना, अब यहां ध्यान दीजिएगा, 70,000 का क्रेडिटर है, 30,000 हमने उसे पे किया, तो देखो 30,000 की तो पेमेंट हो गई। ठीक है ना, 40,000 बचा। अब ये जो 40,000 बचा, इसके लिए अपन ने क्या कर दिया भैया, भैया इसके लिए अपन ने 45,000, इसके लिए अपन ने क्या किया है, 45,000 पे कर दिया। अब अगर 45,000 पे कर दिया तो इसका क्या मतलब हुआ भैया, तो इसका मतलब बहुत सिंपल है ना यार, इसका मतलब बहुत सिंपल है कि 40,000 के लिए मैंने 45,000 पे किया। अब जो बच्चा कंफ्यूज होता है उसके मन में क्या आएगा, भैया ने अभी अभी ऊपर पढ़ाया था, क्रेडिटर 140 है, 180 की बिल्डिंग दी तो 40 का उधार, तो एंट्री हो गई थी बैंक टू रियलाइजेशन। तो अब मैं यहां एंट्री क्या करूं, इस 5K की एंट्री क्या करूं, भैया सिंपल है ना यार, बैंक टू रियलाइजेशन कर देता हूं। नहीं, क्यों, क्योंकि ये देखिए ना, यहां लिखा है फुल सेटलमेंट, चाहे आपका कम, आपने एसेट कम दिया, क्रेडिटर ज्यादा का था, या क्रेडिटर कम का था, आपने एसेट ज्यादा दिया, अगर फुल सेटलमेंट वर्ड लगा हुआ है, जैसे इसमें लगा है, इसमें लगा है, फुल सेटलमेंट वर्ड लगा है, तो इसको बोलो स्वाहा, स्वाहा, इसकी एंट्री नहीं होगी, दोनों पार्टी सेटल्ड हो गई हैं। अब बचा क्या, ये वाला। अब इसका आपने क्या किया है, क्रेडिटर को पैसे दिए हैं, तो भैया आपने ना 11th में सिखाया था, क्रेडिटर को पैसे दिए तो क्रेडिट अकाउंट डेबिट टू बैंक, लेकिन क्रेडिटर नहीं, हम कहा है, डिसोल्यूशन में है, रियलाइजेशन अकाउंट फोकस है हमारा। तो एंट्री क्या हो जाएगी, बताइए, अगर आप पेमेंट करोगे तो एंट्री क्या हो जाएगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, समझ रहे हो क्या, टू बैंक, क्योंकि आपको पे करना पड़ गया। वेरी सिंपल, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितने रुपए से भैया, तो 30K से, कितने रुपए से भैया, तो 30K से। ठीक है जी, ये देखिए टू बैंक, लायबिलिटी पे ऑफ। ठीक है, तो याद रखिएगा, अगर फुल सेटलमेंट है, क्रेडिटर ज्यादा था, एसेट कम का दिया, पर फुल सेटलमेंट वर्ड है तो नो एंट्री। अगर भैया क्रेडिटर कम का है, एसेट ज्यादा दिया, फुल सेटलमेंट वर्ड है तो नो एंट्री। लेकिन अगर भैया क्रेडिटर कम है, एसेट ज्यादा है, क्रेडिटर कम है, एसेट ज्यादा है, फुल सेटलमेंट का कोई वादा नहीं है, तो जितना बैलेंस बचा उसका या तो हम पेमेंट करेंगे या तो रिसीव करेंगे। इस केस में हम रिसीव कर रहे थे क्योंकि क्रेडिटर हमें पैसे दे रहा था, तो एंट्री क्या हो गई भैया, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। ठीक है जी, यहां पर क्या हो गया भैया, नो एंट्री, क्योंकि यहां पर कुछ भी बचा नहीं। यहां पर क्या होगा भैया, 30,000 का पेमेंट हुआ है, यानी कि भैया हमने किया है, तो भैया क्या हो जाएगी एंट्री, रियलाइजेशन टू बैंक। फिर चौथा केस भैया, चौथा क्या है, लॉस ऑन डिसोल्यूशन, ये तो काफी सिंपल है ना, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। दो पार्टनर्स में लॉस बटेगा, तो जब पार्टनर्स में लॉस बढ़ता है तो भैया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाता है ना, टू रियलाइजेशन। तो देखिए, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो बाय लॉस यानी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, टू रियलाइजेशन है ना, ये बाय है तो ये टू हो जाता है, वेरी सिंपल। तो कौन से दो पार्टनर, एल और एम, इनके बीच में रेशियो क्या है, 2 और 3, अमाउंट कितना है 4,000, तो 4,000 को 2 और 3 में बांट देंगे, तो एल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। सिंपल है ना, सिंपल है ना। मैंने कोशिश किया कि जिन लोगों को इन चीजों पे डाउट होता है उसको भी एक्सप्लेन किया है,
है ना। यहाँ पर आपको समझाया भी क्रेडिटर क्यों नहीं आता, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसी चीज में बोलते भैया रियलाइजेशन क्यों आ रहा है, यहाँ क्रेडिटर क्यों नहीं आ रहा है, तो समझाया है भैया जी, तो अब याद रखेंगे, है ना। एग्जाम बहुत नियर है। कितना था, 4000, 4000 का 2 3 5, 5 से काटेंगे तो 800 और 1200, 800 और 1200 का दुगना 1600 और 2400, 1600 और 2400, 24,000 नहीं 2400, ठीक है, टू रियलाइजेशन अकाउंट। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल, ठीक है जी, ठीक है जी। तो ये 4000 आ गया, ठीक है जी। 2-3 का रेशियो था, खत्म बात, मामला हजम, आगे बढ़ लिया जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ एक क्वेश्चन है मेमोरेंडम बैलेंस शीट का। मेमोरेंडम बैलेंस शीट क्या होती है, हालांकि इससे क्वेश्चन शायद अभी तक नहीं आया है, बहुत पुराने समय में कभी आया होगा तो पता नहीं। मेमोरेंडम बैलेंस शीट का क्या होता है कि मेमोरेंडम बैलेंस शीट का मतलब है कि वो आपको एग्जैक्ट बैलेंस शीट बनाकर नहीं दे रहे, ठीक है जी। तो यानी कि आपके पास प्रीवियस बैलेंस शीट अवेलेबल नहीं है ना, तो ये मेमोरेंडम बैलेंस शीट के ऊपर है, ठीक है जी, ये मेमोरेंडम बैलेंस शीट के ऊपर है। तो इसमें क्या होता है भैया जी, तो इसमें आपको बैलेंस शीट बनानी है भैया, जब उन्होंने बैलेंस शीट ही नहीं दी तो हम कैसे बनाएं, तो कुछ ना कुछ डाटा वो आपको देंगे, जैसे इस क्वेश्चन में है हमारे पास। आइए पढ़ते हैं इसको। तो देखिए, अ पार्टनरशिप बिटवीन, अच्छा जिनको बन रहा है भैया जी कर लो, है ना, वीडियो पॉज करके कर लो, इतना ही क्वेश्चन है, ठीक है जी। नाउ पार्टनरशिप बिटवीन पी एंड क्यू was dissolved on March 31, 2022, पार्टनरशिप डिसॉल्व हो गई। देयर कैपिटल ऑन दैट डेट वर 1,50,000 एंड 50, तो पी कौन है, पहले है तो 1,50,000 पी का, क्यू का 50,000, ठीक है जी, है ना, इतनी तो अपन समझते हैं। नाउ रुपीज 80,000 वाज ओड बाय द फर्म टू पी एंड क्यू, 80,000 रुपए देखिए ओड बाय द फर्म है सर, ध्यान दीजिएगा, लैंग्वेज में कंफ्यूज नहीं होना है, ओड बाय द फर्म, फर्म के द्वारा ओड है टू पी एंड क्यू, पी एंड क्यू के लिए, नाउ पी के लिए, सॉरी यहां तक है, सॉरी पी के लिए, एंड क्यू ओड टू द फर्म, क्यू ने फर्म को कर रखा है, हमने कहा ठीक है भैया जी। क्रेडिटर्स ऑन दैट डेट वर रुपीज 2,20,000, क्रेडिटर कितने थे, 2,20,000, तो भैया ओड बाय द फर्म टू पी का मतलब क्या हुआ भैया जी, इसका मतलब क्या हुआ जरा बता दीजिए। इसका मतलब है कि भैया जी पी, जो पी है उसको पैसे देने हैं, क्यू ओड टू द फर्म का मतलब क्या हुआ, फर्म को क्यू को पैसे देने हैं, ठीक है जी। तो क्यू को पैसे देने हैं, तो क्यू क्या हो गया भैया, एक मिनट, है ना, हाँ फर्म को क्यू को पैसे देने हैं, तो यानी एक मिनट, सॉरी 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 एक मिनट उल्टा पढ़ लिया गया मैंने, हाँ क्यू ओ टू द फर्म, यानी कि भैया फर्म को क्यू पैसे देगा, है ना, सॉरी यहां पे उल्टा हो गया, क्यू ओड टू द फर्म का मतलब क्या हुआ, फर्म को क्यू पैसे देगा, तो फर्म के लिए क्या है, ये एसेट है एक तरीके का, है ना, फर्म को क्यू पैसे, क्यू ओड मतलब क्यू ने उधार ले रखा है, वो फर्म को पैसे देगा। और यहां पर क्या है, 80,000 वाज ओड बाय द फर्म टू पी, तो पी से फर्म ने ले रखे हैं, पी से फर्म ने ले रखे हैं, तो ये क्या है भैया, ये लायबिलिटी है, ठीक है जी, प्लीज ध्यान दीजिएगा, है ना, ओड बाय द फर्म टू पी, यानी पी से फर्म ने उधार ले रखे हैं, तो ये लायबिलिटी है। क्यू ओड टू द फर्म, यानी क्यू ने फर्म से लिए हैं, तो फर्म के लिए ये एसेट, ठीक है जी, हो गया भैया जी। फिर यहां पे लिखा हुआ है क्रेडिटर्स ऑन दैट डेट वह 2,20,000, क्रेडिटर कितने थे भैया, 2,20,000 थे, क्रेडिटर कितने थे भैया, 2,20,000 थे, ठीक है जी, क्रेडिटर कितने थे भैया, 2,20,000 थे, हमने कहा ठीक है। एसेट रियलाइज्ड, देखिए क्या लिखा हुआ है, एसेट रियलाइज्ड, याद कीजिए एसेट रियलाइज्ड हमने कहा पढ़ा था, याद है आपको, एसेट रियलाइज्ड हमने पढ़ा था रियलाइजेशन अकाउंट में, तो यानी कि ये रियलाइजेशन अकाउंट के बारे में बताया हुआ है। अब अगर मैं आपसे कहूं एक छोटी सी बात कि यार आपको कैपिटल गिवन है, एक लायबिलिटी गिवन है, एक एसेट गिवन है, एक क्रेडिटर गिवन है ना, सब गिवन है, तो अगर ये चीजें आपको गिवन है तो क्या आप बैलेंस शीट बना सकते हो, हाँ भैया बैलेंस शीट बना तो सकते हैं, मगर उसके इक्वल आने का नहीं पता हमें भैया, इक्वल आएगा कि नहीं, तो मैंने कहा ठीक है बना के देखते हैं। तो आइए आराम से इसकी बैलेंस शीट बनाते हैं इन फिगर्स के साथ, ठीक है। तो देखिए मेमोरेंडम बैलेंस शीट एज एट क्या है, 31 मार्च 2022, एज एट 31 मार्च 2022, ठीक है। पर्टिकुलर में आपके पास आ जाएगा क्यू, ठीक है, क्यू के ऊपर कितने हैं भैया, 20,000 की उधारी, तो क्यू एक एसेट हो गया हमारे लिए, है ना, क्योंकि क्यू हमें पैसे देगा। यहां पर सबसे पहले तो पीज कैपिटल, फिर आ जाएगा आपका क्यूज कैपिटल, ठीक है जी, दोनों के कैपिटल आ जाएंगे, एक का कितना था 1.5 लाख, एक का कितना था 50,000, है ना, तो यहां तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी, तो ये हो जाएगा 1.5 लाख, ये हो जाएगा 50,000, फिर क्या होगा भैया,
फिर उसके बाद आपके पास पी से फर्म ने पैसे ले रखे हैं, तो आप इसको पीज लोन भी कह सकते हो, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है ना, तो ये आ जाएगा पीज लोन। ठीक है, फर्म ने उधार ले रखा है तो फर्म को पैसे चुकाने पड़ेंगे, तो फर्म के लिए ये लायबिलिटी होगी। ठीक है ना, तो ये कितना हो जाएगा 80,000। फिर आपके पास एक सन्ड्री क्रेडिटर है, सिर्फ क्रेडिटर है, क्रेडिटर है तो सिर्फ क्रेडिटर लिख दो, तो यहाँ पे क्रेडिटर आ जाएगा। ठीक है, क्रेडिटर कितना है भैया 2,20,000। भैया एक प्रॉब्लम आ गई, मैंने कहा क्या क्या प्रॉब्लम आ गई भाई, तो आप कह रहे हो भैया ये साइड बड़ी हो गई, ये साइड छोटी हो गई। बस यही है मेमोरेंडम बैलेंस शीट का कॉन्सेप्ट, बाकी सब सेम है, बस एक यही चीज नई है, बाकी सब सेम है, बस यही एक चीज क्या है, नई है। क्या नया है कि आपको एक मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनानी पड़ती है, ये वर्किंग नोट का पार्ट होता है। ठीक है जी, आपको एक मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनानी पड़ती है और ये वर्किंग नोट का पार्ट होता है। अब अगर आप देख रहे हो तो ये साइड बड़ी है ना, तो कितना हो गया, ये तो सिंपल हो गया ना, हाँ ये सिंपल हो गया, 5 लाख है। ठीक है, ये 5 लाख हो गया। फिर इस साइड पे अपन देखेंगे तो 20,000, पर हमको तो पता है कि बैलेंस शीट इक्वल आनी चाहिए, यानी कि भैया यहाँ कुछ मिसिंग है। बस यही है मेमोरेंडम बैलेंस शीट का कॉन्सेप्ट कि अगर कोई चीज मिसिंग है और वो अगर एसेट साइड पर है, ओह गलती से यहाँ ये पर्टिकुलर लिखा हुआ है, ये आपकी लायबिलिटी साइड है। ठीक है जी, ये आपकी लायबिलिटी साइड है और ये आपकी एसेट साइड है। ठीक है जी, अच्छा यहाँ ओके, ठीक है ओके जी, ये आपकी लायबिलिटी आपकी एसेट साइड है। अब यहां पर आपके पास जब कुछ नहीं बचता है तो आपको ये तो पता है ना इधर देख कर कि भैया अगर ये एसेट साइड है तो यहां एसेट होना चाहिए। अब यहां नहीं गिवन है तो बैलेंसिंग फिगर क्या है, एसेट है। बैलेंसिंग फिगर क्या है, एसेट है, तो बस यहां पे सन्ड्री एसेट्स लिख दोगे आप, क्योंकि आपको नाम नहीं पता तो आपने सन्ड्री टोटलिंग के लिए लिख दिया, ये आपका बैलेंसिंग फिगर है। ठीक है, अब जैसे ही मैंने इस टाइप का सवाल किया आपके मन में आ जाएगा भैया, तुरंत आएगा, ये तुरंत आएगा कि भैया एक बात बताओ, अगर ये साइड बड़ी हो जाए और ये साइड छोटी हो जाए तो, वैसे तो नॉर्मली ऐसा नहीं होता है, अगर हो ही जाए तो आपको नोटिस करना है कि क्या चीज मिसिंग है। हो सकता है कैपिटल मिसिंग होगा, हो सकता है कैपिटल मिसिंग होगा, मोस्टली चांसेस होते हैं कि अगर लायबिलिटी साइड है तो कैपिटल ही मिसिंग होगा। अगर आपको याद हो तो 11th क्लास में भी हमने ये किया हुआ था एक बार, ओपनिंग एंट्री में जो बैलेंस बचता था हम उसे कैपिटल कह लेते थे, याद है ना, तो कैपिटल मिसिंग होगा। या फिर अगर मिसिंग होगा तो आप यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस में लिख नहीं रहा वरना कई बच्चे कंफ्यूज हो जाएं बाद में जब नोट्स देखेंगे, तो भैया क्रेडिट बैलेंस ऑफ पीएनएल भी हो सकता है, अगर ये गिवन है तो, सब चीजें गिवन है तो हो सकता है कि क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस मिसिंग हो। भैया ऐसा हो सकता है कि ये साइड बड़ी हो, ये साइड छोटी हो, पर ये दोनों गिवन हो, ऐसा हो सकता है क्या, होने के लिए हो सकता है। नॉर्मली ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा पर मन है भाई सोच लिया, तो यहां क्या हो सकता है, अपन किसको लें, है ना, डाउट है, तो आप यहां पर डेबिट बैलेंस ऑफ पीएनएल लिख लेना। आप यहां पे क्या लिख लेना, डेबिट बैलेंस ऑफ पीएनएल। इतनी दूर जाने तो की जरूरत तो नहीं है, मगर अगर आपका दिमाग जा ही रहा है तो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि ये सब्जेक्टिव विषय है ना, हमको नहीं पता यहां क्या आएगा, या तो क्वेश्चन हिंट देगा, नहीं तो नॉर्मली सन्ड्री एसेट्स ही मिसिंग होता है और यहां पर कैपिटल मिसिंग होगा। अगर ये दोनों गिवन हो तो भैया पॉजिटिव बैलेंस ऑफ यानी क्रेडिट बैलेंस ऑफ पीएनएल, और यहां पीएनएल आता है तो डेबिट बैलेंस ऑफ पीएनएल कहलाता है। ठीक है जी, डन। बस अब इसके बेस पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पर भैया हमें ये तो बताया नहीं कि क्रेडिटर को पेमेंट की नहीं की, सिर्फ एसेट की वैल्यू दी है और क्वेश्चन में हमें एसेट रियलाइज दिया है। तो रूल याद कर लीजिए, अगर लायबिलिटी है कुछ नहीं कहा तो फेस वैल्यू पर या बुक वैल्यू पर ही आपको उसको पे करना होगा, ये नियम है। तो बस फिर तुरंत बना देते हैं रियलाइजेशन अकाउंट, बड़ा ही सिंपल काम है। इस साइड पे आएंगे अपन टू, इस साइड पे अपन आएंगे क्या करेंगे, टू सन्ड्री एसेट, टू सन्ड्री एसेट्स, कितनी वैल्यू है भैया 4,80,000। इस साइड पे आएंगे बाय क्रेडिटर, है ना, पहले तो आपको लायबिलिटी से आउटसाइड लायबिलिटी की वैल्यू लेनी है। भैया आपने पी का लोन क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये पार्टनर का लोन है, पार्टनर का लोन अलग से बनता है, यहां नहीं आता। हाँ पार्टनर्स के रिलेटिव इनफैक्ट वाइफ भी हो तो उनका लोन आता, पर वो क्वेश्चन में गिवन नहीं है। ठीक है जी, तो भैया जी बाय क्रेडिटर 2,20,000। ठीक है जी, अब क्या होगा भैया, इसकी पेमेंट के बारे में कुछ बोला नहीं तो हम मानेंगे एज इट इज पेमेंट हुई है, तो टू।
अब देखो इस क्वेश्चन में हमारे पास कैश या बैंक का ऐसा कुछ बोला हुआ नहीं है कि कैश लो या बैंक लो, तो आप बैंक भी ले सकते हो, कैश भी ले लो। नॉर्मली हम 12th में बैंक लेकर चलते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे बैंक ले रहा हूँ। ठीक है जी। अगर क्वेश्चन आपसे कह दे कि कैश लेना है तो कैश ही लेना पड़ेगा, चेक के थ्रू यानी बैंक लेना है तो बैंक ही लेना पड़ेगा। क्योंकि क्वेश्चन नहीं कह रहा तो मैं एज्यूम कर ले रहा हूँ, आप चाहो तो यहाँ कैश भी लिख सकते हो। ठीक है जी। तो हम मानेंगे कि 2,20,000 में ही इसका सेट ऑफ हुआ होगा। ठीक है जी। तो 2,20,000 में इसका सेट ऑफ हो गया। एसेट रियलाइज का आपको क्वेश्चन में बताया हुआ था, और वो कितना बताया हुआ था, तो बाय बैंक ही मान रहा हूं मैं इसको, है ना, बाय बैंक एसेट रियलाइज्ड। तो एसेट रियलाइज था आपका 4,50,000। तो अगर मैं एसेट रियलाइज 4,50,000 लिखता हूं तो मुझे साफ साफ दिख रहा है कि ये तो 2,20,000 है, ये तो कट हो गया कोई, पर 4,80,000 और 4,50,000 यानी 30,000 ये छोटा है। वेरी सिंपल। चलिए भैया तो ले लेते हैं। तो इनका टोटलिंग कितनी हो जाएगी, 7 लाख। ठीक है, तो ये हो गया 7 लाख। फिर इस साइड आप आओगे तो कितना हो जाएगा, 7 लाख। अब भैया जब आप इनकी टोटलिंग करोगे, तो 6,70,000। तो लीजिए बाय लॉस ऑन रियलाइजेशन। ठीक है, पार्टनर्स के नाम क्या क्या है, पी एंड क्यू, रेशियो क्या है, रेशियो हमें कुछ दिया नहीं तो भैया इक्वल मान लेंगे, बात खत्म। रेशियो हमें कुछ दिया नहीं तो हम क्या कर सकते हैं भैया, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है तो इक्वल मान लीजिए, बस खत्म। बाय पी और क्यू। कितने का लॉस हो रहा है, 30,000 का हो रहा है, खत्म। तो मेमोरेंडम बैलेंस शीट इतनी सिंपल है। अब ज्यादा से ज्यादा टफू करना चाहे वो तो क्या कर सकते हैं भैया, क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन को पिंपू बनाने के लिए, क्या कर सकते हैं वो इसके बाद आपसे कह देंगे कि भैया इसका कैपिटल अकाउंट भी बना के दिखाओ, इसका बैंक अकाउंट भी बना कर दिखाओ। ठीक है, नॉर्मली बस ये कॉन्सेप्ट समझाना था इसलिए मैंने आपको ये समझा दिया, बाकी तो फिर सेम प्रोसीजर है। ठीक है जी, आगे बढ़े, एक और क्वेश्चन। चलिए तो एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। आपको क्या करना है, इसकी फोटो खींचनी है या फिर वीडियो को पॉज करके शुरू कर देना है। ठीक है जी, ठीक है जी, वीडियो को पॉज करके क्या करना है, शुरू कर देना है। ओके जी, शुरू करें। चलिए तो शुरू करते हैं। एल अ पार्टनर वॉज अपॉइंटेड टू लुक आफ्टर द डिसोल्यूशन प्रोसेस। एल को अपॉइंट किया गया और उससे कहा गया भाई डिसोल्यूशन प्रोसेस आप देखो। एक बात याद रखना कि भैया जो डिसोल्यूशन का एक्सपेंस होता है ना, इस पे बहुत खेल हो जाते हैं, बहुत सारे खेल हो जाते हैं, तो इनको अच्छे से पकड़ना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में उसी पे फोकस है, तो ध्यान दीजिएगा है ना, बातों को ध्यान दीजिएगा। एल अ पार्टनर वाज अपॉइंटेड, हमने भैया किसी एक पार्टनर को, एल उसका नाम था, उसको अपॉइंट कर दिया डिसोल्यूशन प्रोसेस के लिए। ही वाज गिवन अ रिम्यूनरेशन ऑफ ₹10,000, उनको भैया 10,000 का रिम्यूनरेशन भी दे दिया। हमने कहा ठीक है भैया जी 10,000 का रिम्यूनरेशन ले लो। डिसोल्यूशन एक्सपेंस वर, सॉरी पहले तो एक एक करके एंट्री करेंगे, हाँ यहाँ पे एंट्री करेंगे। अब गिवन अ रिम्यूनरेशन ऑफ ₹10,000, ठीक है, ही वॉज। अब अगर भैया इनको रिम्यूनरेशन दिया गया है तो इसकी एंट्री क्या होगी, इसकी एंट्री क्या होगी, तो देखिएगा रिम्यूनरेशन मिल रहा है इनको, है ना, तो रिम्यूनरेशन मिल रहा है यानी कि पार्टनर को कुछ मिलेगा। अब मुझे ये बताइए कि क्या ये कैश में मिल गया है ना, तो अगर आप रिम्यूनरेशन पार्टनर को देते हो तो क्या करोगे, रियलाइजेशन अकाउंट याद है, रिम्यूनरेशन अगर पार्टनर को देते हो तो क्या करोगे, रियलाइजेशन टू, रियलाइजेशन टू, रियलाइजेशन टू, क्योंकि ये पार्टनर्स के नाम पर है। ठीक है जी, रियलाइजेशन टू, बस बात खत्म। तो यहाँ पे एंट्री क्या होनी चाहिए, क्या आपने यही एंट्री की कि नहीं की, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो लीजिए भैया, पहली एंट्री तो बड़ी सिंपल थी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एल्स कैपिटल अकाउंट। अच्छा, यहाँ पे कहीं भी फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग की बात नहीं बोली गई, तो हम नॉर्मली फ्लक्चुएटिंग लेते हैं। अगर कहीं हिंट आ जाए फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट का तो आप करंट वर्ड यूज करोगे, है ना। ठीक है, चलिए फर्स्ट हो गया। अब सेकंड की बारी, कितने रुपए है, 10,000 10,000, तो 10K। बड़ा ही सिंपल काम है, बस आपको कॉन्सेप्ट को समझना है। ये याद रखना कि इस चैप्टर में हमें जो एंट्री करनी है रियलाइजेशन को बेस लेकर करनी है मोस्टली। अगर कहीं वो बोल दे कि नहीं हमें किसी और बेस पे करनी है, बैंक से एंट्री करनी है, तो फिर एक अलग बात है, अदरवाइज रियलाइजेशन को बेस लेकर ही एंट्री करनी होती है। थोड़ा गैप देते हैं। सेकेंड एंट्री, नाउ डिसोल्यूशन एक्सपेंस 8,000 वर पेड बाय पार्टनर एम। ध्यान दीजिएगा, डिसोल्यूशन एक्सपेंस 8,000 पे बाय एम। अब यहां कहीं पर आपसे यह कहा गया है क्या, यहां कहीं पर आपसे यह कहा गया है क्या कि एक बैंक उसकी ड्यूटी थी, नहीं कहा गया ना, तो फिर अपन क्या करेंगे भैया, डिसोल्यूशन एक्सपेंस अगर एम ने पे किए हैं तो फर्म को उसको पे करना पड़ेगा।
तो यानी कि रियलाइजेशन एक्सपेंस किसने पे किए, एम ने पे किए, तो एम का नाम, तो बस सेम ही लाइन है। अब देखो लाइन लिखी अलग अलग है पर सेम बात है, तो भैया यहां पर भी एंट्री क्या हो जाएगी, यही हो जाएगी। बस एल की जगह पर क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा, बस एल की जगह पर क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा, और अमाउंट में डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, एम्स कैपिटल और अमाउंट में डिफरेंस आ जाएगा। अमाउंट कितना था इनका, 8000, तो 8K, वेरी सिंपल। चलिए भैया अगला करते हैं। अगला क्या है भैया, ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट और सेकंड हो गया हमारा, है ना। अगला पिया पार्टनर, अब यहां पे कंफ्यूज होते हैं बच्चे। तो पिया पार्टनर was appointed to look after the process, पी को अपॉइंट किया गया भैया, वो प्रोसेस को देखेगा। allowed a remuneration 7000 का रिम्यूनरेशन अलाउ कर दिया। अब देखिएगा, P agreed to bear the dissolution expense, P ने कहा कि ठीक है मैं डिसोल्यूशन एक्सपेंस पे करूंगा। एक्चुअल डिसोल्यूशन एक्सपेंस वर 4000 पेड बाय P, P ने जो पे किया वो 4000 है। अब यहां आप कंफ्यूज कैसे हो जाओगे भैया, यहां पर आप कंफ्यूज कैसे हो जाओगे, इसी बात को अगर समझ गए तो मजा आ जाएगा, इसी बात को अगर आप समझ गए तो मजा आ जाएगा। भैया आपके दिमाग में तुरंत से एक बात आएगी, झटके से एकदम, क्या भैया 7000 हमने पे किया, उसको रिम्यूनरेशन पे करने के लिए बोला और उसने तो सिर्फ 4000 का खर्चा किया ना भैया, तो 3000 हमें उससे ले लेने चाहिए। तो याद रखिएगा, रिम्यूनरेशन जो आपने डिसाइड किया, खर्चा उसका, आप उसकी मर्जी है, अगर ज्यादा भी हो जाएगा तो भी और अगर कम भी हो जाएगा तो भी, वो उसका खर्चा कितना होता है नहीं पता। पी एग्री कर गया है तो 7000 रुपए हमने उसको पे किए, हमारे लिए वो 7000 रुपए की ही एंट्री होनी चाहिए। तो देखिए भैया जी, थर्ड केस भी बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं करना है, इन्हीं एंट्री को रिपीट करना है, इन्हीं एंट्री को रिपीट करना है, कुछ भी नहीं करना है, इन्हीं एंट्री को रिपीट करना है। आ रही है बात समझ में, इन्हीं एंट्री को रिपीट करना है। बस क्या होगा, एम की जगह अब पी आ जाएंगे, एम की जगह अब पी आ जाएंगे और अमाउंट बदल जाएगा। समझ रहे हो, बच्चा कंफ्यूज कहां होता है कि भैया 4000 दे रहे, हमें तो घाटा हो गया ना भैया। ये बातें आपको अकाउंट बनाने में अपने आप दिख जाएंगी, यहां पर हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमने 7000 डिसाइड किया था, हमने उसे 7000 देने हैं, एक्चुअल कितना हुआ वो उसका है, अगर ज्यादा होता तो भी कम होता तो भी। तो प्लीज ये बात याद रखेंगे। तो ये क्या होता है, ये रॉन्ग नंबर है माय डियर कॉमियंस, टू कंफ्यूज यू, यहां से दूर रहना है। नाउ एन, चौथी एंट्री, एन अ पार्टनर वाज अपॉइंटेड टू लुक आफ्टर द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन, एन को अपॉइंट किया गया, भैया तुम देखो प्रोसेस, फॉर विच ही हैज अलाउड अ रिम्यूनरेशन ऑफ 9000, एन एग्रीड टू बियर एक्सपेंसेस, एक्चुअल डिसोल्यूशन एक्सपेंस वर 4000। अब समझना बात को, समझना बात को, बड़ा गेम है इसके अंदर। And a partner was appointed to look after the process of dissolution for which he was allowed to remuneration of 9000, allow कर दिया, and agreed to bear the dissolution, and agree भी हो गया। Now dissolution expense जो 4000 है वो paid by firm है, ध्यान से समझना बात को, क्या कि भैया जो डिसोल्यूशन एक्सपेंस है वो किसके द्वारा पे हो रहा है, भैया ये तो फर्म के द्वारा पे हो रहा है। अब आप मुझे बताओ, थोड़ा सा 1 सेकंड ही सही आप लगा के मुझे बताओ कि क्या होना चाहिए आपके हिसाब से, आपके हिसाब से यहां पर कितना पैसा एन से लेना चाहिए या देना चाहिए, आप खुद से सोचकर बताइए। क्या कुछ चेंज आएगा या सेम ऊपर जैसा ही रह जाएगा, खुद से सोच। तो यहीं पर आपको ध्यान देना है, यहां पर अब तक आपने सोच लिया होगा, है ना, ठीक। यहां पर अब आपके पास 2 एंट्रियां होंगी, फोर्थ के केस में 2 एंट्री। एक तो भैया कॉमन है कि जो रिम्यूनरेशन उसको अलाउ किया गया है वो पैसे उसको चुकाने पड़ेंगे अपने को, है ना, तो भैया जी अपन उसके नाम पे ले जाएंगे। तो ये तो कॉमन एंट्री हो गई भैया, ये तो कॉमन एंट्री हो गई, क्योंकि 9000 का रिम्यूनरेशन है। यहां पे तो मुझे उम्मीद है आप में से किसी ने गलती नहीं की होगी, है ना, क्या नाम है, एन है ना, एन है, ठीक है। तो यहां पर तो किसी ने गलती नहीं की होगी, तो ये तो भैया 9K था, तो ये 9K उसको रिम्यूनरेशन के नाम पर चला जाएगा। अब बस एक रह जाएगा बात, तो उसको मैं अलग कलर से कर देता हूं, है ना, उसको मैं अलग कलर से कर देता हूं, बी पॉइंट। अब ध्यान से देखिएगा, इन्होंने एक नई बात बोल दी। नई बात क्या बोली, पुराने क्वेश्चन में देखो क्या था कि एक्सपेंस पी ने ही पे किया, अरे तो पी को ही करना था क्योंकि पी को हमने रिम्यूनरेशन फिक्स कर दिया, अब पी जाने और उसका काम जाने। लेकिन यहां पर हमने फिक्स तो एन को किया, एन एग्री भी हो गया, लेकिन एन पैसे नहीं दिए, पैसे अभी किसने दिए, फर्म ने दिए। अब हम तो रिम्यूनरेशन तय कर चुके थे एन का, है ना, तो अब हम क्या करेंगे, ये जो पैसा फर्म ने पे किया किससे भरवाएंगे, किससे भरवाएंगे, एन से भरवाएंगे, बस ये बात है। दोनों लाइनों में एक ही जगह अंतर है, पेड बाय पी, तो मन्नू की राइम भी बन गई,
लेकिन पेड बाय फर्म तो चुकाना पड़ेगा। यही है हमारा धर्म। राइम बनाना भी जरूरी है, समझ रहे हो? ये छोटा छोटा डिफरेंस। तो अब फर्म को पे करना पड़ेगा, तो फर्म को क्या वो जाके कैश पे करता है? नहीं, हम उसकी कैपिटल से लेते हैं। तो अब मुझे बताइए यहां पर एंट्री क्या होनी चाहिए? कितना सिंपल है, सिंपल सा पॉइंट है। तो बस भैया एंस कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो हम उसकी कैपिटल को डेबिट कर देंगे और पैसे निकाल लेंगे टू बैंक या कैश, जो भी आप चाहो। मैं नॉर्मली बैंक लेके चल रहा हूं, आप चाहो तो लो स्लैश कर देता हूं मैं कैश। कितने से? 4K से। समझे क्या? बस एक यही बात है जो अलग सी थी, बाकी इतनी कोई अलग वाली बात नहीं है इसमें। ठीक है जी। क्या कि भैया अगर मैंने किसी को कह दिया कि भाई ये ले तू 9,000 रुपए और ये संभाल ले। आप कोई अपने घर पे भी तो कोई काम कराते होगे ना, तो किसी को 1,000 रुपए 2,000 रुपए देते होगे, क्या उसका एक्चुअल खर्चा 1,000 रुपए होता होगा? नहीं, पर आपने फिक्स कर दिया तो आपने 1,000 रुपए दे दिया। वो खर्चा कितना करे उसकी प्रॉब्लम है, आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपने 1,000 रुपए उसे दे दिए और उसने कहा कि सर ये वाला ना थोड़ा सा अभी पे कर दो, आप मेरे से एडजस्ट कर लेना। मान लीजिए वो कोई आदमी लेकर आया, अब वो कहीं चला गया, अब वो आदमी कह रहा है मेरी आज की मजदूरी दे दो, तो मैंने तो कहा अरे भाई मैंने उसको 1,000 रुपए दे दिए, तू उससे ले, या 1,000 रुपए उससे फिक्स है तो उससे ले। दे दोगे तो शायद नहीं होगा, लेकिन अगर आपने फिक्स कर दिया, आप कहोगे भाई तुझे वो लाया है, तू जाके उससे ले, तो वो आपको फोन करके कह देता है कई बार, क्योंकि ऐसा हमारे साथ होता है। कई बार वो कहता है कि साहब दे दो, मेरे में से पैसे काट लेना। तो अब मैंने 500 रुपए इसको दिए, तो क्या मैं उसे 1,000 रुपए दूंगा? नहीं ना। उसका जो 1,000 का था मैंने यहाँ 500 दे दिया, तो 500 की बचेगी। तो वो जो 500 मैंने पे कर दिया, मैं मानूंगा कि मैंने उस पार्टनर को पे कर दिया। जो कि मुझे 9,000 पे करने थे, मैं मान लूंगा कि 4,000 मैंने पे कर दिया। तो बस ये एंट्री हो जाएगी। आ रही है बात समझ में? ठीक है जी। सिर्फ एक अंतर था पेड बाय फर्म का। चलो भैया तो आगे बढ़ते हैं। नाउ फिफ्थ, क्यू अ पार्टनर अपॉइंटेड टू लुक आफ्टर द प्रोसेस डिसोल्यूशन फॉर विच ही वाज अलाउड टू रिम्यूनरेशन 18,000। अब आप समझ गए ना, यहां तक की तो एंट्री आप यूं कर लोगे। नाउ अब समझना, क्यू एग्रीड टू टेक ओवर, चेंज है भैया, चेंज है, समझना। क्यू एग्रीड टू टेक ओवर वर्थ रुपीज 18,000 एज हिज रिम्यूनरेशन, स्टॉक हैड ऑलरेडी बीन ट्रांसफर टू रिलेशन अकाउंट। अब समझना बात को, क्यू को भैया 18,000 रुपए हमें देने थे रिम्यूनरेशन के नाम पर, ठीक है जी, हाँ भैया जी। पर क्यू को अब हमने क्या किया? स्टॉक दे दिया 18,000 रुपए का। अगर आपने स्टॉक दे दिया 18,000 रुपए का तो बात खत्म। 18,000 आपको किसी को देने थे, है ना, तो लायबिलिटी बननी थी, पर 18,000 का आपने एसेट दे दिया। अब यहां पे फुल सेटलमेंट वर्ड नहीं है ना, फुल सेटलमेंट वर्ड नहीं है, पर दोनों अमाउंट सेम है, तो 18 धुड़ूम, कुछ बचा क्या? कुछ भी नहीं बचा ना, सिर्फ धुआं धुआं धुआं। यानी कि इस केस में क्या होगा भैया? नो एंट्री। फोर्थ के बाद मैं यहां लिख देता हूं फिफ्थ, है ना, फिफ्थ केस में नो एंट्री। भैया एक बात बताओ, ये मुझसे कह रहे हैं कि द स्टॉक हैड ऑलरेडी बीन ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। भैया स्टॉक तो रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर है, तो इसका क्या करें? नॉर्मली ये बस आपको ये बताना चाहता है कि ये जो रियलाइजेशन अकाउंट होता है, तो रियलाइजेशन अकाउंट में जो आप इधर ये जो सन्ड्री एसेट्स होते हैं, इसमें आपने बैलेंस शीट से, पुरानी बैलेंस शीट से स्टॉक यहां ट्रांसफर कर दिया, पर फिर स्टॉक का रियलाइजेशन हो गया, कोई पार्टनर लेकर जाएगा। अब आपने क्या किया? रिम्यूनरेशन के साथ सेट ऑफ कर दिया, तो ना तो स्टॉक इधर आएगा ना रिम्यूनरेशन इधर आएगा, खत्म, इसकी कोई एंट्री नहीं होगी। ठीक है जी। तो पी का नाम यहां नहीं आएगा, या जो भी पार्टनर था, एम एन जो भी नाम है, ठीक है, तो एंट्री नहीं होगी, क्यू है। ओके, तो ना तो क्यूज कैपिटल आएगा ना यहां पर स्टॉक आएगा, दोनों फिनिश। वेरी सिंपल। ना उसके बाद डिसोल्यूशन एक्सपेंस, ये सबसे सिंपल वाला काम होता है। अगर आपने डिसोल्यूशन एक्सपेंस पे किया है तो रियलाइजेशन टू कैश, रियलाइजेशन टू कैश, बस खत्म। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, ठीक है, तो मैं बैंक मानता हूं, तो बैंक लेकर चलते हैं, नहीं तो कैश भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें, क्योंकि क्वेश्चन ने कोई स्पेसिफाई नहीं किया कि बैंक लेना है कैश लेना। ओके, पर याद रखिएगा अगर आपने एक एंट्री में कैश लिया तो पूरे में फिर कैश ही लेना, और अगर बैंक लिया तो बैंक ही लेना। डन सरकार, बस हो गया, हो गया सवाल। तो आप लोग कमेंट में बता सकते हो कि भैया आप में इसमें से कितने सही किए, है ना, अच्छा लगता है जानकर। ओके, चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 4। ये डिफरेंट काइंड ऑफ सवाल है, ठीक है, अभी तक शायद आपने ये सवाल नहीं किया होगा, ये मैं पुराने क्वेश्चन पेपर से लेकर आया हूं सवाल, ठीक है, अगर आपने कर रखा होगा तो अच्छा है, नहीं कर रखा होगा तो अभी अपन कर रहे हैं। शुरू करें, चलिए तो शुरू करते हैं। नाउ बोरा सिंह एंड इब्राहिम, बोरा सिंह एंड इब्राहिम तीन पार्टनर्स हैं, वो पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 5-3-1, ये 5-3-1 में बांटते हैं। हमने कहा ठीक है। ऑन 2 मार्च 2022
firm was dissolved, the assets were realized and the liabilities were paid off. Asset realize हो गया, liability pay off हो गई। मैंने कहा ओके, अच्छा क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है तो एक बार में आप नहीं कर पाओगे, तो पहला पेज है, फिर दूसरा पेज है, फिर तीसरा पेज है, ठीक है जी। नाउ गिवन बिलो आर द रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैंक अकाउंट ऑफ द फर्म। और आप में से किसी ने क्वेश्चन किया था तो वो मुझे बता देंगे, जिन्होंने नहीं किया वो भी बता देंगे। नाउ द अकाउंट ऑफ फर्म लेफ्ट अ फ्यू अमाउंट्स इम्पोस्टेड इन दिस अकाउंट, ठीक है, अनपोस्टेड, देखिएगा अनपोस्टेड, कुछ अकाउंट्स अनपोस्टेड रहेगा। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट दीज अकाउंट्स बाय पोस्टिंग करेक्ट अमाउंट्स, करेक्ट अकाउंट्स, यानी कि भैया आपके पास रियलाइजेशन अकाउंट गिवन है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट गिवन है, बैंक अकाउंट गिवन है, उसमें से कुछ चीजें मिसिंग हैं, यानी कि आपको बनना है जासूस। जासूस बन के आपको वो आइटम खोजने हैं जो मिसिंग है। तो हमने कहा ठीक है यार, खोज लेंगे, क्या दिक्कत है कि नहीं। अपन जासूस से कम है क्या, एसीपी प्रद्युमन जी से कम है क्या। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन में नया क्या है कि आपको सब कुछ बना हुआ है, बस कुछ 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 फिगर मिसिंग है, ठीक है जी। क्योंकि पुराने मुझे ये ईयर याद नहीं, पर पुराने जमाने में एक क्वेश्चन आया हुआ था, तो मैंने कहा चलो ये भी करा लेते हैं। वरना नॉर्मली अभी रिसेंटली में अगर आप 4-5 साल के पेपर देखो तो उसमें मिसिंग फिगर के सवाल नहीं थे, लेकिन उससे पहले था, तो मैंने कहा भाई क्यों छोड़ा जाए। तो चलिए इसको करते हैं ना। तो आइए, यूं तो ये क्वेश्चन है पर हम साथ में इसी में ही सॉल्यूशन सॉल्व कर देंगे ना, तो पेन का कलर अलग हुआ तो आप समझ जाओगे, ठीक है। चलिए तो ध्यान देंगे, स्टॉक है, डेटर है, प्लांट एंड मशीनरी है, बैंक है। अब ये बैंक तो भैया अपना ध्यान रखना है कि ये तो अलग से आता है ना, ठीक है जी। एक और बैंक है, ये भी ध्यान रखना है, और एक और बैंक है, यानी ये 3 बैंक है। तो ये तीनों चीजें कहां जाएंगी, बैंक अकाउंट में जाएंगी, याद रखेंगे। फिर तो हमारे पास प्रोविजन है, क्रेडिटर है, बिल्स पेबल है, मॉर्गेज लोन है, बैंक, यहाँ पे भी बैंक है भैया, और यहाँ पे भी बैंक है, यानी 2 बैंक्स हैं। तो एक तो ये बैंक है भैया जो एसेट के रियलाइजेशन का है, और एक बैंक है जो अनरिकॉर्डेड एसेट का है, ठीक है जी, ओके। इन्होंने हमें टोटलिंग भी दे रखी है। अब हमें सारी चीजें दी हुई है, यहां पर डॉट्स है। अगर आप नोटिस करो रियलाइजेशन अकाउंट, तो भैया पुरानी बैलेंस शीट से एसेट आ गए, आउटसाइड लायबिलिटीज ऑफ प्रोविजन आ गया, इनकी पेमेंट की डिटेल आ गई, एसेट्स के रियलाइजेशन की डिटेल आ गई, एक अनरिकॉर्डेड एसेट भी आ गया। यानी फॉर्मेट तो पूरा है, पर क्या मिसिंग है भैया, प्रॉफिट और लॉस मिसिंग है। अगर यहाँ बाय लिखा है तो आपके दिमाग में एक इंट्यूशन तो आ गई ना कि भैया ये लॉस की कंडीशन हो सकती है। चाहो तो आप इसकी टोटलिंग करोगे, टोटलिंग करके इसको माइनस करोगे, जो भी डिफरेंस आ रहा होगा वो आपको पता चल जाएगा। अगर मान लीजिए इस साइड का डिफरेंस ज्यादा है, मतलब बैलेंस ज्यादा है, तो इस साइड डिफरेंस आ रहा होगा तो प्रॉफिट हो गया। अगर ये ज्यादा है तो इस साइड आ रहा होगा तो लॉस हो गया, सिंपल है। तो बस फिर निकाल लेते हैं। तो अब देखिए, क्योंकि यहाँ पे बाय लिखा हुआ है तो बाय लॉस ऑन रियलाइजेशन है ये, ठीक है। अब पार्टनर कौन कौन थे, बोरा, सिंह और इब्राहिम। तो BSI कर दे रहा हूं मैं, है ना, BSI। अब इनकी आप टोटलिंग करोगे तो ये 1,10,420 है। इस साइड करते हैं, 20, 5, 25, 40, 40, 95, 95 और 6, 95 और 6, 101, 101, 420, 101, 420 यानी 9,000। तो 9,000 होगा इसकी टोटलिंग। तो भैया ये टोटलिंग हो गई 9,000। ध्यान रखिएगा ये लॉस है ना, लॉस को अपन रेशियो में बांटते हैं। तो रेशियो था 5, 3, 1। लो क्वेश्चन भी एकदम सही बना हुआ, 5, 3, 8 और 1, 9। तो ये तो सीधा सीधा बढ़ गया, 5,000, 3,000 और 1,000, ठीक है जी। प्लीज अगर आप में से किसी ने क्वेश्चन ना किया हो तो एक बार इस क्वेश्चन को जरूर कर देना। मैंने यहाँ लिख दिया डिफरेंट काइंड ऑफ सवाल, है ना, थोड़ा सा डिफरेंट है, बहुत पुराने टाइम पे आया हुआ है, पर एग्जाम में आया हुआ है बोर्ड के, है ना, प्रीवियस ईयर से ही उठाया है मैंने ये, तो आपको भी करना है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आती है बारी कैपिटल अकाउंट की। तो कैपिटल अकाउंट में हमारे पास यहाँ पे ब्रॉट डाउन दिया हुआ है, जनरल रिजर्व दिया हुआ है, इसकी टोटलिंग दी हुई है, ठीक है भैया जी। इस साइड पे डॉट्स हैं, यानी कि इस साइड मिसिंग है। अब सोचिए इस साइड क्या हो सकता है। सबसे पहली बात तो भैया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, तो कहीं ना कहीं क्लोजिंग बैलेंस आएगा। तो एक तो क्लियर हो गया भैया, ये टू बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड है, ठीक है। अब भैया ये क्या चीज है, सोचें जरा, सोचें क्या हो सकता है, क्या हो सकता है। तो अभी अभी अपन ने एक चीज की है, अगर आपको याद हो, ऐसे क्वेश्चन में क्या है, माइंड में जल्दी क्लिक करता नहीं है, क्योंकि आप स्टूडेंट हो, पहली बार अगर सवाल कर रहे हो तो आपको क्लिक नहीं करेगा, इसीलिए मैं आपको सोचने के लिए समय दे रहा हूं। सोचो सोचो सोचो, सोचो जरा सोचो, इस क्वेश्चन में क्या आएगा, आएगा, ठीक है जी। तो अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आपको दिखाई देगा कि एक लॉस है, और लॉस कहां आता है, यहां आता है ना भैया। तो लॉस आ जाएगा, बस खत्म, 2 काम, ठीक है। टू रियलाइजेशन, ठीक है जी। तो रियलाइजेशन कितना है, तो बोरा जी 5,000, सिंह जी 3,000,
और इब्राहिम जी 1000। अब आप इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो 24, तो ये 19,500, 16,500 और ये जगह 9,500। खत्म बात। अब आता है आपका बैंक अकाउंट। तो बैंक अकाउंट में भैया ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, रियलाइजेशन, एसेट रियलाइज, एसेट रियलाइज यानी कि ये दिया हुआ है, ठीक है जी। अब देखिए बाय बैंक अनरिकॉर्डेड एसेट नहीं दिया हुआ तो ये आएगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे 2, यहाँ पे रियलाइजेशन ही लिखेंगे, याद रखिएगा, यहाँ पर रियलाइजेशन ही लिखना और ब्रैकेट में आप अनरिकॉर्डेड एसेट लिख सकते हो याद रखने के लिए, ठीक। कितना है भैया अनरिकॉर्डेड एसेट्स? तो 6,220, वेरी सिंपल है ना, कोई लोचा फोचा कुछ भी नहीं है, तो ये आ जाएगा 6,220। अब अगर आप इसकी टोटलिंग करोगे तो 920, तो 5 और 2 7 और 2 9, तो 920 आ रहा है। 55 और 6 61 और 19 80, यानी ये साइड तो हो गई। अब बारी इस साइड की है, तो इस साइड क्या क्या आ सकता है? तो देखिए रियलाइजेशन से लायबिलिटी उठा ला है ये लोग, रियलाइजेशन से अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी उठा ला है। अब यहां पर अगर आप देखोगे तो यहां पर कहीं पर बैंक आ रहा है क्या? अरे एक मिनट, ओहो माय मिस्टेक, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। रियलाइजेशन अकाउंट में यहां पर बैंक लिखा जाता है, ठीक है जी, है ना, बैंक। ये आपका बैलेंसिंग फिगर होता है, हालांकि ये तो दोनों ही है, तो ये आपका बैलेंसिंग फिगर होता है। जल्दबाजी में ये गलती से मैंने बैलेंस का फॉल्ट लिख दिया था, ये बैंक है। तो यानी कि भैया एक तो ये आएगा, है ना, ये आएगा क्योंकि ये यहाँ पर नहीं है ना। अब 2 डॉट्स हैं तो आप देखते हैं, तो अगर आप यहाँ देखोगे तो इन्होंने आउटस्टैंडिंग रिपेयर के 400 लिखे हैं कि अनरिकॉर्डेड के लिखे हैं? हाँ, ये लिखा हुआ है। तो ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, पर ये रह गया है। तो एक तो एक्सपेंस मिसिंग है, ये लिखना पड़ेगा, और एक अपना ये वाला मिसिंग है, एक अपना ये वाला मिसिंग है। मैं इसको रेड कर देता हूं, ठीक है जी, एक अपना ये वाला भी मिसिंग है। ओके, बस फिर खत्म बात। तो लिख देंगे, तो सबसे पहले तो यहाँ पे रियलाइजेशन, ठीक है, ये एक्सपेंस था, कितना था? 620 था ना, रियलाइजेशन का एक्सपेंस 620, और यहाँ पे बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, है ना, BSI, ठीक है। कितना है? 19,500, 16,500, 9,500, 19,500, 16,500 तो 36,000 हो गया, और 9,500 तो 36, 45,500, तो इसकी टोटलिंग हो जाएगी 45,500। अब देखना पड़ेगा टोटलिंग आती है क्या। तो 20 तो आ रही है, 4 और 4 8 और 6 14 और 5 19, तो 9 भी बिल्कुल सही है, एक कैरी हो गया। 34, तो 4 और 5 9, तो 0 कैरी 1, क्योंकि 10 का एक कैरी हो गया, 1 7 8, बिल्कुल ठीक है, बस खत्म। तो इस तरीके से भी एक सवाल आपके पास आ सकता है, थोड़ा सा अलग सवाल था, है ना। हो सकता है आप में से बहुत बच्चों ने किया हो सकता है बहुत बच्चों ने ना किया हो, तो प्लीज इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, है ना, एक बार खुद से जरूर कर लीजिएगा। ओके, ठीक है जी, क्योंकि इसमें क्लिक नहीं करता कि भैया कहां पर क्या आ रहा होगा, है ना, क्लिकिंग वाला पॉइंट है, बाकी तो इसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जो कि आपको डिस्टर्ब करेगी। ओके जी, तो आगे बढ़ जाऊं मैं, डन है। चलिए तो अगला सवाल लाते हैं, ठीक है जी। अगला सवाल क्या कह रहा है? सृजन, रमन एंड मनन व पार्टनर्स, ये हमारे पास पार्टनर्स है। हमने कहा ठीक है, 2 2 1 में ये लोग बांटते हैं। 31 मार्च 2017 की इनकी बैलेंस शीट दी हुई है, ये हमारे पास बैलेंस शीट आ गई भैया। कैपिटल्स में हमें सृजन रमन इस साइड दिए हुए हैं और मनन इस साइड दिए हुए हैं, यानी कि भैया याद रखो कि ये डेबिट बैलेंस बन सकता है ना, बन सकता है, क्या बनेगा मतलब, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इसका बैलेंस इस साइड लिखेंगे। ओके भैया, फिर क्रेडिटर, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग सैलरी, ये सब आउटसाइड लायबिलिटी है, उस साइड जाएगी रियलाइजेशन में। फिर देखेंगे क्या है क्वेश्चन में बोला गया, प्लांट, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, डेटर, बैंक, तो बैंक को छोड़कर बाकी सब सन्ड्री एसेट में इस साइड आ जाएंगे, और प्रॉफिट एंड लॉस पार्टनर्स में बटेगा क्योंकि ये लॉस है ना। ठीक है जी, डन है, वेरी सिंपल, हमने इसको कर लिया। आइए एडजस्टमेंट देख लेते हैं। तो ऑन द अबव डाटा दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म, फर्म को डिसॉल्व करना है। हमने कहा ठीक है करो भैया, इसीलिए तो आए। तो सृजन वाज अपॉइंटेड टू रियलाइज द एसेट्स एंड डिस्चार्ज द लायबिलिटी। सृजन वाज टू रिसीव 5% कमीशन ऑन सेल ऑफ एसेट एक्सेप्ट कैश, यानी कि जब आप एसेट को बेचोगे तो एसेट की जो टोटल वैल्यू है उसका 5% कमीशन रिसीव होगा। तो यानी कि हमको एसेट रियलाइज निकालना पड़ेगा, उसका टोटल का 5%। ठीक है जी, ये इस लाइन का मतलब है। नाउ वाज टू बियर ऑल एक्सपेंसेस ऑन द रियलाइज। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, और इन्हीं को सारे एक्सपेंसेस बियर करने हैं,
किनको बियर करने हैं? सृजन को। अगर सृजन को सब कुछ बियर करना है तो आपको जो पॉइंट ध्यान रखना है वो क्या ध्यान रखना है कि अब यहां पर ये एक्सपेंस नहीं आएगा, सृजन का नाम आएगा, क्योंकि हमने उनको कमीशन के पैसे देने हैं और कह दिया कि भैया अब जो भी खर्चा बर्चा है वो सब तुम देखना, हमने दे दिया तुम्हें पैसे। ठीक है ना जी? तो ये याद रखना कि फिर एक्सपेंसेस बैंक के नाम पर नहीं आएगा, सृजन के नाम पर आएगा, ये इसका पॉइंट है। ठीक है जी? ठीक है जी। नाउ एसेट्स वर रियलाइज्ड, एसेट्स की रियलाइज दे दिया, हमने कहा ओके। फिर इन्वेस्टमेंट रियलाइज 95%, हमने कहा ठीक है। द फर्म हैड टू पे 7500 फॉर एन आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल नॉट प्रोवाइडेड अर्लियर। ओके, तो ये अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी हो गई सर, इसको भी स्टार मार्क करेंगे। ये क्या हो गई? अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी हो गई। अब अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है तो अपन इसको क्या रियलाइजेशन में यहां पर लिखेंगे? क्या पहले रियलाइजेशन में इधर लिखेंगे? क्या नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये बैलेंस शीट में अवेलेबल नहीं है। जो बैलेंस शीट में है वो आउटसाइड लायबिलिटी बनती है। पर अगर हमें अब पता चल गया तो जब हम पेमेंट करते हैं यहां पर, तो पेमेंट की साइड पर हम उसको लेंगे और बैंक में ही लिखेंगे, क्योंकि अपन ने पे करना है। ठीक है, हैड टू पे। नाउ contingent liability in respect of bill receivable discounted with the bank had also materialized, had to be discharged by 18,000। अब देखो भैया कॉन्टीजेंट लायबिलिटी थी हमारी बुक में, ये भी डिस्चार्ज हो गई। अगर ये डिस्चार्ज हो गई भैया तो इसका भी पेमेंट तो हमें करना पड़ेगा, है ना? ठीक है जी, पेमेंट हमें करना पड़ेगा। नाउ एक्सपेंस ऑफ रियलाइजेशन अमाउंटिंग टू ₹3000 वर पेड बाय सृजन। अब देखो हमने 5% कमीशन दिया, एक्सपेंस सिर्फ 3000 का हुआ, तो क्या करें भैया इसका? तो क्या करें भैया इसका? तो यही बात आपको ध्यान देनी है कि इसका अपन को कुछ भी नहीं करना होगा। ठीक है जी, यही बात आपको ध्यान देनी है कि इसका अपने को कुछ भी नहीं करना होगा। क्यों? क्योंकि भैया एक्सपेंसेस ऊपर पर लिख दिया गया है 5% कमीशन। अभी अभी हम जर्नल एंट्री भी करके आ रहे थे। दिस इज रॉन्ग नंबर माय डियर कॉमियंस। क्या है ये? रॉन्ग नंबर है, आपके मार्क्स काटने के लिए आया है। ओके जी, बाकी फिर क्या करना है? रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है और बैंक अकाउंट बनाना है। तो अब मैंने आपको दोनों स्कीम दे दी है, ये भी दे दिया, ठीक है जी, और ये भी दे दिया। आप आराम से इसका क्वेश्चन कर कर देखिए। ठीक है जी, आराम से आप इसका क्वेश्चन कर कर देखिए, बाकी मैं अब आपको सॉल्व कराता हूं। ओके, चलो फिर अब हम शुरू करते हैं। तो देखिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट में टू, जो आपके पास एसेट्स हैं, थोड़ी सी मैं इसकी इंक पतली कर देता हूं क्योंकि एक ही पेज में आ जाए तो अच्छा है। चलो भैया, तो देखिए टू, सबसे पहले तो जो चीज आपकी बैलेंस शीट में है उसको लिख लीजिए। तो प्लांट, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, डेटा, बैंक नहीं आएगा और पीएन लगेगा। तो प्लांट, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, डेटा। तो टू प्लांट, टू इन्वेस्टमेंट, टू स्टॉक, टू डेटा। ठीक है, ये चार आ गए अपने पास। नाउ इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, डेटा, प्लांट। ठीक है, हो गया चार। 2,20,000, 70, 50, 60। तो 2,20,000, 70,000, 50,000, 60,000। ठीक है, यही है ना? 2,20,000, इन्वेस्टमेंट 70, स्टॉक 50 और ये डेटर 60। ठीक है, ओके जी, आ गया। अब बारी लायबिलिटी की है। तो क्रेडिटर, बिल्स पेबल और आउटस्टैंडिंग सैलरी, ये तीनों इस साइड आ जाएंगे। क्रेडिटर, बिल्स पेबल और आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो बाय क्रेडिटर, बाय बिल्स पेबल, बाय आउटस्टैंडिंग सैलरी। ठीक है, अमाउंट कितना है? 75, 40 और 35। तो 75,000, 40,000 और 35,000। ठीक है जी, तो 75, 40 और 35 आ गया। ओके भैया जी, तो अपन ने बैलेंस शीट आइटम उठा लिया। अब रियलाइजेशन और ये कर लेते हैं। तो भैया जी बाय बैंक एसेट्स रियलाइज्ड। ठीक है, अब भैया जिस वैल्यू पे एसेट रियलाइज्ड है उनकी वैल्यू लिख लेते हैं। तो क्या क्या है? प्लांट, स्टॉक और डेटा है, इन्वेस्टमेंट 95% है। ठीक है, तो प्लांट, स्टॉक और डेटा। ठीक है, अब प्लांट, स्टॉक और डेटर की वैल्यू गिवन है, इन्वेस्टमेंट रियलाइज, इन्वेस्टमेंट भी है तो इसी के अंदर इन्वेस्टमेंट भी आ जाएगा, अलग से नहीं लिखना है, बस इसके पॉइंट अलग से है तो उसको थोड़ा देखना पड़ेगा ना। तो प्लांट कितना है? 85, स्टॉक 33 और डेटर 47। प्लांट 85, फिर
स्टॉक 33, डेटर 47 और इन्वेस्टमेंट है 95%। तो अगर इन्वेस्टमेंट 70,000 है तो 70,000 का 95 5% इसमें से माइनस 7,000 का आधा 3,500 तो 66,500। तो ये आ गया 66,500। ठीक है, अब ये अमाउंट बाहर चला जाएगा तो 3 0 तो 500 आ जाएगा। फिर 5 और 3 8 और 7 15, 15 और 6 21 का 1 कैरी 2, 8 और 3 11, 11 और 4 15, 15 और 6 21 और 2 तो 231,500। ठीक है भैया जी, ये हो गया अपने पास। अब एसेट साइड तो और कुछ बच नहीं रहा क्योंकि कोई भी कुछ लेकर तो गया नहीं है, है ना, किसी पार्टनर के नाम पर तो कुछ भी नहीं है। अब ध्यान देना कि भैया कमीशन मिलना है 5%। तो अगर कमीशन मिलना है 5% तो मैं यहाँ वर्किंग कर दे रहा हूँ, आप आराम से वर्किंग करना अच्छे से। ठीक है, किसका है, सृजन है ना, सृजन कमीशन। ठीक है, तो 231,500 का 5%, 5/100 तो 2 0 से 2 0, 5 कैरी 2 7 कुछ नहीं है तो 5 कैरी 1 11, तो 11,575 आपका कमीशन आ गया सृजन के नाम का। ठीक है भैया जी, अब बारी इस साइड पर है टू बैंक, जो आप लायबिलिटी पे ऑफ करोगे। ठीक है, अब लायबिलिटी पे ऑफ में कोई चीज अलग से बताई हुई है क्या, लायबिलिटी पे ऑफ में कोई चीज अलग से बताई हुई है क्या? तो भैया अलग से तो ऐसा कुछ नहीं बताया हुआ कि क्रेडिटर का कितनी पेमेंट है क्या है, कहीं कुछ नहीं बताया हुआ है ना, कुछ नहीं बताया हुआ। तो अपन क्या मानेंगे भैया, जो इनकी वैल्यू है वही इनकी पेमेंट है। ठीक है जी, तो जो बुक वैल्यू है वही एक एक करके अपन यहाँ पर लिख देंगे, कोई लोचा नहीं कोई फोचा नहीं। ठीक है जी, वेरी सिंपल, बढ़ जाए आगे, है ना जी। चलिए तो लिख दीजिए क्रेडिटर बिल्स पेबल और आउटस्टैंडिंग सैलरी, क्रेडिटर बिल्स पेबल आउटस्टैंडिंग सैलरी, सैलरी थी ना आउटस्टैंडिंग सैलरी, 75 40 और 35, ये आ गया 75,000, 40,000 और 35,000। अब आप देखोगे तो यहाँ पर दो चीजें और हैं, एक है फर्म को 7,500 पे करने हैं आउटस्टैंडिंग रिपेयर के लिए, ये आ जाएगा, और फर्म की एक कॉन्टिजेंट लायबिलिटी थी जो कि अब उनको देनी पड़ रही है। तो पहले तो ये फुटनोट में होगी लेकिन अब देनी पड़ रही तो अब अपने को पे करना पड़ेगा 18,000। ठीक है, तो आउटस्टैंडिंग रिपेयर और कॉन्टिजेंट लायबिलिटी, ठीक है, तो आउटस्टैंडिंग रिपेयर है 7,500 और कॉन्टिजेंट लायबिलिटी है 18,000। अब इसकी टोटलिंग कर लीजिए। ठीक है जी, देखिए 7,500 और 18,000। ध्यान रखिएगा ये भैया रॉन्ग नंबर है क्योंकि कमीशन दे चुके हैं। अगर ये लाइन ना होती, अगर ये फर्स्ट पॉइंट ना होता तो फिर मैं ये मानता कि जो रिलाइजेशन है पेड बाय सृजन है, तो फिर रिलाइजेशन एक्सपेंस ये आ रहा होता, तो फिर रिलाइजेशन एक्सपेंस ये आ रहा होता अगर ये चीज गिवन नहीं होती। पर ये चीज गिवन है तो ये मेरे लिए अब कोई मायने नहीं रखती, उसका कितना एक्चुअल खर्चा हुआ वो मेरे लिए मायने नहीं रखता, मैं उसको कमीशन इसी चीज की तो दे रहा हूं, तो मेरे लिए ये मायने रखता है, और कमीशन मैंने ये निकाल दिया है, कमीशन मैंने यहां पर निकाल दिया है। ठीक है जी, चलिए तो अब लिख देते हैं, इसको थोड़ा अलग कलर में लिख दूं ताकि आपको याद रहे। कौन सा कलर सही रहेगा, चलो पिंक में लिख देता हूं। ठीक है, टू सृजन्स कैपिटल अकाउंट, और ये कितना आया था 11,575, 11,575। ठीक है जी, चलिए अब यहाँ पर टोटलिंग कर लेते हैं। तो 75 40 और 35, तो ये 500, $500, 5 और 5 10 और 25, तो 5 कैरी 2, 7 और 4 11 और 3 14 और 1 14 और 1 15 और 2, तो 175 500। ठीक है, तो इसकी टोटलिंग आ गई 175 500 और ये हो गया 11,575। ठीक है जी, डन है जी, बस खत्म बात। अब आपको क्या करना है, इसकी टोटलिंग वोटलिंग करनी है ना। तो अगर आप नोटिस करो, अगर आप नोटिस करो तो भैया ये वाली साइड ज्यादा बड़ी है ना, ये वाली साइड ज्यादा बड़ी दिख रही, क्योंकि एक तो देखो यहाँ पे एक्स्ट्रा पेमेंट भी करना पड़ा, इनकी वैल्यू भी ज्यादा है और इनको कम मिल रहा है, देखो 2,20,000 से 85, तो जाहिर सी बात है लॉस आ रहा है, क्लियरली नोटिस है। तो भैया इस साइड की टोटलिंग कर लेते हैं, तो इस साइड की टोटलिंग करेंगे, मैं यहाँ पे बना दूं क्या, वहां आ जाएगा, यहाँ पे बना देता हूँ थोड़ा सा,
क्लियरली आपको दिख जाएगा, है ना, वरना दिखेगा नहीं। ठीक है, और बाकी पार्टनर के नाम तो आ ही जाएंगे। ठीक, टोटलिंग हो गई, डब्बा हो गया। चलो भैया अब शुरू कर देते हैं टोटलिंग करना। तो 2,20,000 और 70, 2,90,000, 2,90,000 और 1,10,000, तो 10, 3, 4 लाख, 4 लाख, तो ये तो हो गया 4 और 1 5 लाख, तो ये तो हो गया 5 लाख, तो 5 तो ठीक है। अब यहाँ पर तो 5 लाख, तो 75 और 11 और एक यहाँ से कैरी होगा, तो 6 का 7 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, और ये 8, तो 8 7, फिर ये हो जाएगा 075। ठीक है, तो 587 075। प्लीज अगर टोटलिंग का कुछ ऊपर नीचे हो जाए तो देख लीजिएगा, है ना। ओके जी, तो 587 0 आ गया अपने पास। ठीक है जी, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, यही इस साइड आ जाएगा। 587 075। अब भैया इसकी टोटलिंग, तो 75 और 35, तो 5 इधर गया तो 80 और 30, तो 1,10,000, 1,50,000, 1,50,000 यहाँ निकाल देता हूँ मैं,